नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? आज लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों का। क्योंकि इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो तीनों का एक ही कॉमन है। थोड़ा सा उसमें जहाँ अलग होगा उसको हम अलग अलग पार्ट कर देंगे और फिर क्लास 6, 7, 8 तीनों को पार्ट बाई पार्ट कर देंगे ताकि तीनों क्लास के बच्चे इस इतिहास के पहले चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, इतिहास कहते किसे हैं। इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। जो इतिहास लिखते हैं, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होगा? इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। तो बीती हुई घटनाओं की कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं? इतिहास अतीत। इतिहास जो है अतीत का घटनाओं का अध्ययन है। अतीत में जो भी घटनाएं, पुराने काल में जो भी घटनाएं हैं, उन सबकी घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। जैसे राम ने रावण को मारा, औरंगजेब मुगल काल में कब आए, ठीक है, बाबर का आक्रमण कब हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सी घटनाएं कि लाल किला कब बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, सबकी जो गंगा नदी कहाँ से, तो ये सब जो घटनाएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, जितनी सभ्यताएं हैं, आदि मानव कैसे रहता था, खाता था, पीता था, हमारे समाज में इन सभी घटनाओं के अध्ययन को कहते हैं हम लोग इतिहास। अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। यह एक ऐसी चित्रात्मक पहली है। चित्रात्मक मतलब पहले के जो चित्र के माध्यम से, आदि मनुष्य तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो चित्र के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। पत्थरों पर शिलालेख जिसे कहते हैं, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, जिसमें इतिहासकार और पुरातत्वविद जो विधि होता है, पुरातत्व वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, पुरातत्वविद अतीत की एक संपूर्ण चित्र के रूप में जानकारी को ढूंढते हैं। मतलब क्रम बाई क्रम अतीत की घटनाओं को ढूंढते हैं और समस्त विश्व में इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया। इतिहास को कितने बांटा गया है? 3 खंडों में, जिसे कहते हैं 3 काल। पहला है प्रथम काल, प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल, द्वितीय काल। और तीसरा आधुनिक काल, जिसे कहते हैं तृतीय काल। फिर से सुन लीजिए, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। इतिहास को जानकारी करने के लिए ये 3 खंड है। पहला है प्राचीन काल, प्रथम काल। द्वितीय काल जिसे कहते हैं मध्यकाल। तृतीय काल आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल जिसे क्लास 6 में पढ़ना है, मध्यकाल, द्वितीय काल जिसे क्लास 7 में पढ़ना है, आधुनिक काल जिसे कहते हैं तृतीय काल क्लास 8 में पढ़ना है। इसलिए हमने बोला कि तीनों चैप्टरों को एक साथ लेके चलते हैं। अब जब ये प्राचीन काल का होगा तो क्लास 6 के लिए अटैच कर देंगे, मध्यकाल का होगा क्लास 7 में अटैच कर देंगे, और आधुनिक काल होगा तो क्लास 8 में अटैच कर देंगे। वहाँ से आपका सब्जेक्ट का अलग अलग हो जाएगा। तो समझ पा रहे? तो सबसे पहले चलते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत। तब तो इन तीनों काल के बारे में, क्योंकि इतिहास को जानने के स्रोत वो तीनों में कॉमन है। जो कॉमन है वो पहले बता देते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको पार्ट बाय पार्ट अलग कर देंगे। तो इतिहास को जानने के स्रोत 2 हैं, ठीक है। तो पहला है साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए पुराने जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, जीवनी ग्रंथ कहते हैं, यह गल्प साहित्य, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनके पढ़ने के बाद हम इतिहास को जान सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ठीक है, कुरान है, बाइबिल, इन घटनाओं को भी पढ़कर, इन ग्रंथों को भी पढ़कर हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जीवनी ग्रंथ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेता बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब की जीवनी ग्रंथ से भी हम लोग इतिहास को जानकारी कर सकते हैं। उस काल में कैसे लोग रहते थे, क्या खान पान है, उनका रहन सहन, पोशाक, सब चीज़ की जानकारी हम लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। ये है साहित्यिक स्रोत, जिसे साहित्यिक साक्ष्य भी कहते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, ऐसे बहुत से सभ्यताएं जहाँ पे खुदाई किया गया और तब मालूम चला कि वहाँ पे बहुत सी मिले। जैसे अभिलेख, अभिलेख में तो शिलालेख, पत्थरों पे लिखने वाला, ताम्रपत्र, ठीक है। उसके बाद मुद्राएं, जो स्मारक भवन, मूर्तियाँ, वहाँ पे पड़े हुए चावल के दाने, कपड़े, हड्डी, ऐसे बहुत वस्तु, जानवरों के अवशेष। तो यह पुरातात्विक स्रोत, इन तत्वों के अवशेषों से हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये किस काल में बना हुआ। कार्बन 14 पद्धति, मतलब कार्बन की मात्रा से पता करते हैं कि किस काल में बना हुआ, इसका उपयोग कैसे लोग करते थे, उनका रहन सहन, जीवन कैसा है। तो ये साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इतिहास को जानने की 2 स्रोत है। लेकिन इसके अतिरिक्त तीसरे स्रोत को भी इसमें अटैच किया गया है, जिसे पूर्णतः मान्यता दे नहीं दिया गया है, लेकिन इसको भी पढ़ सकते हैं। वो है विदेशी यात्रा का विवरण। जिसे किसी काल में, कोई राजा महाराजा के काल में विदेशी यात्रा करने के लिए लोग आते हैं, और वो अपनी यात्रा करने के बाद
यहाँ की घटनाओं को बारीकी से अध्ययन करने के बाद लिखते हैं। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया 10 से 15 दिन में रह गया, तो वो आपके घर का सदस्य जैसा हो जाता है। वो आपके घर के हर चीज़ों को जानता है, वो आपकी हर घटनाओं के बारे में जाके पुस्तकों में लिख सकता है। लेकिन इसे पूर्णतः सटीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है राजा महाराजा के डर से उस काल में उसने राजा महाराजा की पढ़ाई के बारे में लिखा हो। जैसे मुगल काल में जितने भी आपको लेखक है, तो उन सब ने मुगल काल की बड़ाई ही लिखा है, बुराई तो किसी ने लिखा नहीं। तो इसलिए इस कारण साहित्यिक के बाद जो विदेशी यात्रा का विवरण ये पूर्णतः सटीक नहीं माना गया। इसमें कौन है? यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक जिसे फान और हेनसुआंग जो आपको हर्ष के साम्राज्य में और गुप्त काल के साम्राज्य में आए थे, अरबी लेखक, ऐसे 3 लेखकों का जिक्र होता है, यूनानी, चीनी और अरबी लेखक। इनके द्वारा भी इतिहास की इन घटनाओं का विवरण हम लोग जान सकते हैं। इतना क्लियर? यहाँ तक आपका कॉमन है। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है और इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। यहाँ तक आपको किसी की दिक्कत है बच्चों? नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, जो हमने इतिहास को कितने खंडों में बताया था? 3 खंडों में। तो पहला खंड जो था जिसे कहते हैं प्राचीन काल, जो क्लास 6 में पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो कॉमन चीज़ है, वो तीनों में जा रहे हैं, बेसिक चीज़। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बाई क्लास के अनुसार अलग हो जाता है। तो प्राचीन काल में जो है, जो आदि मानव के जीवन से लेकर 8वीं शताब्दी तक जाता है। आदि मानव के जीवन से लेकर 8वीं शताब्दी तक, ईसा मसीह की जन्म जो है पूर्व। इसमें क्या पढ़ना है? पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इन चारों में अलग अलग पढ़ना है कि किसमें आग का आविष्कार हुआ, किसमें पहिए का आविष्कार हुआ, किसमें कृषि कार्य हुआ, किसमें मानव सभ्य बनना हुआ, किसमें औजारों का, किसमें जानवरों का शिकार करना। तो ये प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते हैं। मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का है, वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं। कौन से वेद कब आए? इसके बाद ऋग्वेद काल, यजुर्वेद, ये सब जितने चारों वेद है उनको बारे में पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। इतने ये कालों के बारे में प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते हैं। आदिमान को रहन सहन से लेकर हर्षवर्धन के काल तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है प्राचीन काल। यहाँ तक ठीक है। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल 8वीं से 28वीं शताब्दी, मतलब हर्षवर्धन के काल के बाद, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व मध्यकालीन, एक है उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन जो है, जिसमें आपको पढ़ते हैं उत्तर भारत, दक्कन भारत जिसे दक्षिण भारत भी कहते हैं, जिसमें राजपूत, पाल और गुर्जर, प्रतिहार ऐसे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन में पढ़ते हैं चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, जो मिडिल है दक्कन, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और दक्षिण भारत जिसमें पढ़ते हैं चेर, पांडे, चोल और शाही चोल। ये आपको मध्यकालीन दक्षिण भारत में आपको इन शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद उत्तर मध्यकालीन में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इनके बारे में आपको पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल में। ठीक है, ये मध्यकाल 8वीं से 28वीं शताब्दी, इन शासकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल में, जो क्लास 7 में पढ़ना है। और क्लास 8 में पढ़ना है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल जिसे कहते हैं तृतीय काल, आधुनिक भारत, जो 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक जो अभी चल रहा है, 21वीं शताब्दी तक। तो इसमें क्या पढ़ना है क्लास 8 में? विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन कौन सी विदेशी कंपनियाँ हैं, मुगल है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, पुर्तगाल है, इस तरह बहुत से विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपको दास्ता का बंधन, जिसे भारत का कैसे शोषण किया गया, कैसे भारत की दास्ता से आज़ादी दी गई। इसके बाद राष्ट्रवादी जागरण, धार्मिक और सामाजिक जो सुधार हुए वो राष्ट्रवादी जागरण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी के बारे में, जिसमें गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने क्या हिंसा का मार्ग अपना कर लोगों को आज़ाद कराया। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता समय जो भी आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत में जितने भी आज़ादी के लिए लोगों ने अवसर प्रयास किया, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ते हैं कि पुनः जागरण काल कैसे कहला है। पुनः जागरण काल मतलब जो इतिहास में हमारी जानकारी लुप्त हो चुकी थी, उस जानकारी को कैसे हमने पुनः जागरण काल में प्राप्त किया। फिर धर्म सुधार आंदोलन कौन कौन से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों के जो आपको आंदोलन है, उन आंदोलन का प्रभाव पड़ना है। भौगोलिक अभियानों की खोज, कौन कौन से अभियान की खोज हुए, कौन कौन से औजार की खोज हुए, कौन कौन से यात्रा, कौन से मार्ग की खोज हुई, इनके बारे में पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, अमेरिका में जो क्रांति हुआ, फ्रांस में जो आपको क्रांति हुआ, रूसी क्रांति। इस तरह राष्ट्रवाद का उभार, मतलब कैसे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, देश में प्रेम और एकता की भावना जो पनपी, वो है राष्ट्रवाद की भावना।
उसके बाद विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है। ये इन घटनाओं को जो विश्व से भारत को जोड़ते हैं, जो विश्व की घटनाओं के जानकारी के बाद भारत के अतीत के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सभी घटनाओं को पढ़ना है आधुनिक भारत में। तो हमने क्लास 6 में बता दिया प्राचीन काल, क्लास 7 में बता दिया मध्यकाल और आधुनिक काल क्लास 8 में बता दिया। यहाँ तक आपका कॉमन है चैप्टर हिस्ट्री का 1, तीनों में ये कॉमन पढ़ना है। अब यहाँ से पार्ट बाई पार्ट अलग करते हैं, जिसको अटैच करके सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग कर देंगे, ठीक है। तो क्लास 6 के लिए चलते हैं। चैप्टर 1 है भारतीय इतिहास का अध्ययन। आपने जब समझ गए कि इतिहास किसे कहते हैं, कि इतिहास के कितने खंडों में बांटा गया है, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से, यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। अब चैप्टर 1 में चलते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन क्लास 6 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखा है इतिहास बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं उसके संबंध रखने वाले पुरुषों का कालक्रम है, ठीक है। इतिहास क्या है, पुरुषों का। इसमें कुछ शासक थे जो युद्ध लड़ते थे, भूमि पर अधिकार करते थे और लोगों को प्रसन्न करते थे, वे कभी अप्रसन्न भी रहते थे। इन घटनाओं को हम लोग इस इतिहास में पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महान पुरुष, प्रसिद्ध अध्यापक, लेखक, खोजकर्ता, वैज्ञानिक, चित्रकार, संगीतकार, इनके अतिरिक्त इनके द्वारा भी लिखे हुए अतीत के घटनाओं को हम लोग इतिहास में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो महान पुरुषों के अतिरिक्त इतिहास हमें साधारण लोगों के जीवन के विषय में भी जानकारी देता है। ये हमें बताता है कि वे कैसे रहते थे, भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे, अपने गांव शहर कैसे बनाते थे, वस्त्र कौन पहनते थे, भोजन कौन सा करते थे, ये क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। इन सब की घटनाओं का भी हम लोग प्राचीन काल के इतिहास में जानकारी ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि आज का इतिहास केवल तारीख और घटनाओं का अध्ययन नहीं है, अपितु यह हमारे जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश है। उसमें बहुत से घटनाओं का मिश्रण है। ये संस्कृति का अध्ययन है, कला, स्थापत्य कला, साहित्य, दर्शन से संबंधित है। मतलब हमारी संस्कृति, कल्चर को भी ये बताता है, हमारी भाषा को बताता है, हमारे साहित्य जो लिखेंगे उनके बारे में बताता है, स्थापत्य कला जो आधारभूत भवनें जो बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बारे में भी हमारे बताता है। दर्शन, विचार, धर्म संबंधित ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में इतिहास हमारे को बताता है। इतिहास में केवल जीवन के विविध रंगीन पहलू का अध्ययन नहीं बल्कि समाज की गतिविधियों का भी अध्ययन है। समाज में क्या क्या हो रहा है उन सब की गतिविधियों का भी अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं। इतिहास में कला, स्थापत्य कला, भाषाओं का विकास, साहित्य और धर्मों का अध्ययन का भी समावेश होता है। इसके अतिरिक्त बोला है जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इतिहास और दिलचस्प में लगता है कि समाज में काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सके, ठीक है। तो समाज को अच्छे ढंग से समझना है तो जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी हम लोग इतिहास में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत का आकर्षण लेने की अवस्था प्राचीन धरोहर है। मतलब भारत के बारे में जानना है तो इसके प्राचीन धरोहर से भी हम लोग जान सकते हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर से भी भारत की भाषा बारे में हम लोग जान सकते हैं प्राचीन है। इसके लिए इसमें जो दिया है भारत के मूल निवासी, जो बोला है भारत के मूल निवासी वे लोग भारतीय समाज बनाए और भारत के मूल निवासी नहीं थे जो संस्कृति सभ्यता का भारत में विस्तार किए, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। वो भारतीय मूल नहीं थे लेकिन भारत के इतिहास के जानकार थे और भारत के इतिहास में उनका अहम योगदान माना जाता है लिखने। उनमें से बहुत से समय पर बाहर से आकर भारत में आकर बस गए। उन्होंने विवाह किए, यहाँ के सभ्यता संस्कृति से घुले मिले, भारतीय समाज को जाने और यहाँ के धार्मिक कृत्य, भाषा, रीति रिवाज से वो प्रचलित भी हो गए, ठीक है। इतिहास दिलचस्प उत्तेजक कहानियों का श्रृंखला भी समान है। यहाँ की कहानी अनेक परियों की कहानी के समान नहीं है। जो भारत की कहानी है वो परी वाले कहानी है, भूतों की कहानी नहीं। यहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो राजाओं की है, राजकुमारों की हो, इस तरह की कहानी है। युद्ध के शासकों का है जो अपने जीवन के बलिदान के, उनकी कहानी के हम लोग आदि मानव के बारे में जानते हैं, बहुत से साम्राज्य के बारे में जानते हैं। इन सब घटनाओं के हम लोग इतिहास में जानकारी करते हैं। अब इसमें बोला है कि इतिहास की सही जानकारी सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर है। वही चीज़ आ गया कि स्रोत सामग्री, कहाँ से ये स्रोत मिले, इसकी विवेचना करके सावधानी से उपयोग करना। दूसरा है इतिहासकारों को द्वारा अतीत के तर्कसंगत जांच पड़ताल करना। जो इतिहासकार ने इतिहास लिख दिया, ये जो इनको सही लिखा है उसकी जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल के हर देश से जो आए हुए विदेशी ना उनसे द्वारा भारत के इतिहास लिखा, उनके द्वारा साहित्यिक स्रोत है, उनके सबको मिलाकर देखा जाता है भारत का इतिहास एकदम सटीक है।
ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, उनकी सही तरह से जांच पड़ताल के। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके पीछे क्या कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो जानते हैं कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? जल्दी से कमेंट बताइए। हुआ था 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना और उनसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोग को इसमें पढ़ना है प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के विषय में भी हमें जानकारी इस वस्तुओं में मिलती है कि वो क्या छोड़ गए हैं, क्या वो भूमि के नीचे दबे हुए, उनको खुदाई के बाद जो निकलता है भूमि से दबे हुए वस्तुओं को उन्हें खोजा जाता है, उनसे देखा जाता है उसमें क्या क्या निकले। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जैसे मृत भांड कहते हैं, हथियार, शिकारी के कहानी कहते हैं, जो मोती, चूड़ियाँ, हार, वो जो आदि मानव पहनते थे वो सभी आभूषण उनके मिलते हैं। और इनसे जो है मालूम चलता है कि वो किस काल में रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। इसके अतिरिक्त हस्तलिपियाँ जो है अतीत की घटनाओं को एक अहम सुराग माना गया। हस्तलिपि जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जो पांडुलिपि की तरह होती है, लकड़ी के तख्तों पे एक दूसरे से अटैच होते हैं, उस पर भी लिखने का काम होता था। ताड़पत्रों पे होता था, भोजपत्र पे। कागज का तो उस आविष्कार नहीं था, तो कागज का आविष्कार होने के बाद उन पर भी लिखना शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त इतिहास में प्रमुख पुस्तकें भी हैं, भाषाएं भी हैं। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अरबी और तमिल, इन भाषाओं में जो इतिहास को लिखा गया, ये इनमें से कुछ भाषाएं पाली और प्राकृत जो है, जो हमारे देश में नहीं बोली जाती है। पाली और प्राकृत जो हमारे देश में नहीं बोली जाती। दक्षिण भारत में साहित्य अधिकतर तमिल और संस्कृत में लिखा है, जिसे कहते हैं शास्त्रीय भाषाएं। क्या कहते बच्चों? शास्त्रीय भाषाएं। तो दक्षिण भारत को जो साहित्य लिखा है वो तमिल और संस्कृत में लिखा गया है, और इस भाषा को कहते हैं वहाँ पर शास्त्रीय भाषाएं। विश्व के अनेकों भागों में इतिहास की जानकारी शास्त्रीय भाषाओं में लिखा है, वहाँ के अपने शास्त्रीय भाषाओं में लिखने का काम। जैसे यूरोपियन इतिहास जो लिखा गया है वो 3 भाषा में लिखा है, यूनानी, लैटिन, अरबी और हिब्रू, इनमें यूरोपियन इतिहास लिखा है। चीन की जो शास्त्रीय भाषा है वो चीनी है, चीनी भाषा। इसी तरह आपको कुछ भाषाओं को हड़प्पा सभ्यता के गुप्त संकेत मिले, जो आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। जो पत्थरों पर लिखे गए हैं वो आज तक हम लोग को नहीं समझ पाए कि वो किस भाषा में लिखा गया, तो वो शास्त्रीय भाषा उन काल की है। अब आते हैं शिलालेख। शिलालेख क्या है? अतीत की जानकारी देने का एक अन्य स्रोत है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें शिलाखंड, स्तंभ, जो आपको मंदिरों में देखते बड़े बड़े स्तंभ, खंबे होते हैं, प्रस्तर फलकाओं, गुफाओं, भवनों और धातु पत्र। जिसे आपको कोणार्क मंदिर चले जाओ तो उसमें बहुत से चित्र बनाए हुए और बहुत से चित्रों के माध्यम से बताने के प्रयास किया गया कि उस काल के घटनाओं को, ठीक है, उसे कहते हैं शिलालेख। अब आते हैं तो पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान क्या है? अतीत की जानकारी को प्रदान करता है। पुरातत्व विज्ञान प्राचीन अतीत के अवशेषों का अध्ययन है। प्राचीन अतीत के अवशेषों का अध्ययन, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसे जीव जंतु मर जाते थे उनके कुछ अवशेष बन जाते हैं, हड्डी है या उनके राख है, इनसे तो उसी तरह ये कुछ अवशेष हैं जिसमें स्मारक है, भवन है, सिक्के हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, औजार है, मूर्तियाँ है, आभूषण है, ऐसे बहुत सी वस्तुएं जो मिलती है। पुरातत्व विज्ञान जो खुदाई के बाद प्राप्त होता है या उस स्थान से प्राप्त होता है जहाँ पे ये सभ्यता दफन हो चुकी है 50 साल 100 साल पहले, उनकी घटनाओं को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम पुस्तकालयों का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसमें बोला है आदिम अवस्था वाला जीवन। आदिम अवस्था वाला जीवन किसे कहते हैं? आदि मानव के जीवन को हम लोग कहते हैं तो आदिम अवस्था वाला जीवन कैसे कहते हैं? आदि मानव के जीवन के बारे में बताता है कि भारत में स्त्री पुरुष के जीवन किस प्रकार अलग है आदि मानव के जीवन काल से। वो प्रकृति पर निर्भर रहते थे, भोजन खाते थे, फिर वो धीरे धीरे भोजन को पकाना शुरू कर दिए। कपड़े नहीं पहनते थे। यहाँ के लोग जो है वो कपड़े सिले हुए पहनते हैं। वो उनके पास कोई घर नहीं रहता था, यहाँ अपना घर बना कर रहते थे। वो भोजन उगाना नहीं जानते थे, यहाँ पे लोग भोजन पका के खाना चाहते हैं। तो इस तरह दोनों के जीवन में अंतर है, इसे कहते हैं आदिम अवस्था वाला जीवन। आदिम मानव के जीवन काल से तुलना करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बोला है कि यहाँ पे अनाज सब्जियाँ नहीं उगाना जानते थे, पेड़ पौधों पे वो आश्रित रहते थे, फल फूल कंदमूल को खाते थे, और पशुओं को पालने के स्थान पे उनका शिकार करते थे। पशुओं को पालने के स्थान पे वो उनका शिकार करते थे पत्थरों के औजारों से, जिसको कहते थे खाद्य संग्राहक। मतलब पशु को शिकार करना कहलाता था क्या? खाद्य संग्राहक, याद रहेगा। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने पशु को पालना शुरू कर दिया, पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया,
तो उसके बाद उनका क्या हो गया, खाद्य उत्पादक। अब क्या हुआ, उत्पादक कर रहे हैं, पहले वो उनकी शिकार कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, खाद्य संग्राहक, लेकिन जब उत्पादन करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, खाद्य उत्पादक। दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं और खाद्य उत्पादक में क्या अंतर है, ठीक है। इसके तो इसमें दिखा है, आदि मानव अपने जीवन काल जो है वो नदियों के किनारे बसना शुरू किए। सिंधु नदी है, गंगा नदी है, इन नदियों के किनारे बसना शुरू किए, इसलिए कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये नदियों के किनारे क्यों बसना, क्योंकि जल मनुष्य के जीवन के लिए सबसे अभिन्न अंग है, और जीवन जीना है तो जल तो पीना ही है। तो जल से कृषि कार्य भी होता था, पशुपालन होता था, और इसके साथ उनका पेयजल की आपूर्ति होती है। इसलिए वो परिवहन के भी आपको बड़ी बड़ी जहाजों नाव को बनाकर वो जल मार्ग के द्वारा ही यातायात भी करते थे। इसलिए नदियों के किनारे ही आदि मानव बसना शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ आपको कौन कौन सी नदी बताया हमने, सिंधु और गंगा नदी के किनारे वो बसना शुरू किए। वे अपने रहन सहन में धीरे धीरे सुधार करने लगे, एक जगह रहने शुरू कर दिया आदि मानव, कृषि कार्य शुरू कर दिए। और इसके साथ ही नदियों के किनारे जो उपजाऊ मृदाएं होते हैं, नदियों द्वारा बहाकर एक मृदा जो होती है उपजाऊ होती है, जहाँ पे कृषि कार्य होता है, जहाँ पे फसलें ज़्यादा होती है बच्चों। इसके बाद प्रारंभ में वो घने वन थे, और उन वनों को काटा गया, भूमि के योग्य कृषि योग्य बनाया गया। असंख्य लोगों के बड़े राज्य में फले फूले, और इस तरह हिमालय पर्वत भारत के मध्य एशिया पश्चिमी दुनिया को अलग करता है। अब उत्तर भारत की कुछ चौहद्दी दिया कि ऊपर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में आपको हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में जो है थार मरुस्थल है, ठीक है। ये भारत के चौहद्दी दिया गया है। इसके बाद भारत के कुछ दर्रों का भी दिया है कि जो एक दो पर्वतों के बीच का जो भाग है, जिसे हम लोग दर्रे या पास ये गैप कहते हैं, वो आने जाने के मार्ग है, जिसे चीन से भारत या तिब्बत से भारत को आने वाले रास्ते जिसे कहते हैं। इन्हीं रास्तों के माध्यम से चीन के यात्री फहान और हेनसुआंग, जो आपको हर्ष के काल में और गुप्त काल में भारत में आए थे, भारतीय इतिहास को जानकारी करने के लिए, भारतीय इतिहास को लिखने के लिए। इसके कहते हैं भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जिसके तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, एक और अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और एक और बंगाल की खाड़ी, जिसके तीन ओर, जिस देश के तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रायद्वीप। और जिसके चारों समुद्र से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं द्वीप, ठीक है। द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर समझ आएगा। भारत एक प्रायद्वीप है। भारत के प्रायद्वीप के अनुसार एक और प्रायद्वीप का नाम आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद नदियों के डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, जिसे कहते हैं हम लोग डेल्टा का आकार होता है। इसका आकार त्रिभुज होता है, पंजाकार होता है, शिप अनुसार होता है, ऐसे 5 प्रकार के डेल्टा का होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वातावरण अनुकूल होता है, लेन देन व्यापार का जन्म होता है, मतलब वस्तु का आदान प्रदान भी किया जाता है नदियों के किनारे, और मेल मिलाप संस्कृति का भी जन्म होता है। इसके बाद इसमें अंतिम पॉइंट बोला है, आदिम जनजाति कहा जाता है, जो पशुपालन, कृषि, व्यापार, मानव से संपूर्ण क्रियाकलाप करते थे। उत्तर पूर्वी अंडमान निकोबार में ऐसे बहुत से जनजाति आके बसे हुए थे, इनको कहते हैं आदिम जनजाति। उराव, बुशमैन, संताल, ऐसे बहुत सी जनजाति थी। अब यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का दिया है, 2250 से लेकर 1750 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया 998 ईस्वी पूर्व। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लास 6 के लिए। पहला चैप्टर का नाम था भारतीय इतिहास के अध्ययन, जिसमें आपने भारतीय इतिहास के अध्ययन में अतीत की घटनाओं के बारे में जाना, आदि मानव को रहन सहन जाना, आदि मानव से मानव के तुलनात्मक विवरण भी जाना, पुरातत्व विज्ञान क्या, कैसे साहित्यिक स्रोत, उनका हम लोग जानकारी कर लेते हैं। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, इतिहास क्या है, पहला क्वेश्चन, इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरा क्वेश्चन, पुरातत्व विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है, तीसरा क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन चौथा नंबर लिख लीजिए, खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक में अंतर। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिलेंगे। गूगल क्लासरूम में आपको ये होमवर्क सबमिट करना है, और समय रहेगा 2 दिन के अंदर में आपको क्वेश्चन का आंसर चेक हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, गुड बाय, पढ़िए और खुश रहिए।